समय पहले एक आनंद गांव नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव था। उस गांव में सुबह होते ही अलग अलग खुशबू से गांव महकता। एक तरफ चाय वाला, एक तरफ मटन वाला, एक तरफ किसी का ढाबा। हर बीच में ऐसी गली का राजा सौरभ छोले पूरी वाला। ये दुकान आज से 10 साल पुरानी थी। उसके छोले पूरी में एक अलग ही जादू था। वो भटूरे के मैदे में हल्का सा सूजी मिलाता था ताकि भटूरे क्रिस्पी रहे। वो उन्हें तलने के लिए हमेशा अच्छी क्वालिटी का मूंगफली का तेल इस्तेमाल करता था। उसके छोले रात भर भिगोए जाते थे और सुबह ताजे खड़े मसालों जैसे बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी और छोलों का रंग गहरा काला करने के लिए वो चाय पत्ती के पानी का एकदम सही मात्रा में इस्तेमाल करता था। सब बनाकर जब वह प्लेट पर परोसता, गर्मागर्म फूले हुए पूरी, कोने में स्वादिष्ट छोले और साथ सिरके वाले प्याज खाने का मजा दोगुना कर देते थे। लोग वहां पर खाने आते और तरह तरह की बातें किया करते। लेकिन वो इतना ज्यादा भी अच्छा आदमी नहीं था। अपने खाने के हर चीजों को नाप कर ही लोगों को देता। अरे भाई, आज पूरी थोड़ी छोटी लग रही है, थोड़ा और बड़ा करना अगली बार। जल्दी जल्दी में बनाया हूँ ना। मेरी पत्नी गांव गई हुई है, इसीलिए मुझे थोड़ा छोटा हो गया है। सौरभ भले ही स्वाद का राजा था, वो बहुत अच्छा पूरी और छोले बनाता था, लेकिन वह भी बड़ा कंजूस था। सौरभ के पीछे था उसी गांव के प्रधान भूपेंद्र का हाथ था, जिसके दम पर ही इतना उछलता था। सौरभ कोई और नहीं, प्रधान का साला था। दोनों ने मिलकर गांव के बहुत सारे जमीनों को हथिया था और गांव वालों के सामने बड़ा अच्छा बना करते थे दोनों। पर कहानी जल्दी मोड़ लेने वाली थी। पास ही के सुंदरपुर नाम के गांव में मिथिलेश नाम का आदमी अपनी पत्नी मधु और पित्थू बेटे के साथ रहा करते थे, किंतु उनकी भी जीवन रेखा बड़ी डगमगाई हुई थी। अब मैं कहाँ जाऊंगी सेठ जी, वो भी घर पर नहीं है। कृपया हमें कुछ और दिनों का समय दे दें। अरे नहीं नहीं, तुम्हें और समय नहीं दिया जा सकता। आज दूंगा पैसे, कल दूंगा करते हुए 5 महीने बीत गए। अब तुम्हें घर छोड़ना ही होगा। अगर चुका नहीं सकते तो कर्ज लेते ही क्यों हो? तभी मिथिलेश आ जाता है। चलो भाग्यवान जो किसी की मजबूरी ना समझे, वहाँ हम एक पल भी नहीं रख सकते। हाँ हाँ जाओ, तुम्हें रहने के लिए कहा किसने है? जल्दी विदा होकर मुझे मुक्त करो। जा रहा हूँ सेठ जी, आपने हमारे जरूरत के समय कर्ज दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाग्यवान अपना सारा सामान ले आओ, हम यहाँ से चलते हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे पास ना रहने के लिए कुछ है, ना कोई रिश्तेदार। इसके जैसे लालची व्यक्ति से और मैं विनती नहीं कर सकता। अगर इसके पैर भी पड़ जाऊं तो भी यह घर नहीं छोड़ने वाला। तुम देर मत करो, जो सामान ले आओ। भारी मन और थके हुए कदमों के साथ मिथिलेश का परिवार अपने घर की सीमाओं को पीछे छोड़ आया है। रास्ते अनजान हैं और मंजिल का कोई ठिकाना नहीं है। तपती धूप और लंबी राह ने मधु और पित्थू को निढाल कर दिया है। और इधर सौरभ अपना छोले पूरी का जादू पूरे गांव में चला रहा था। आओ भैया आओ, हमारे छोले पूरी खाओ। ओ भैया, ओ दीदी, तो चाचा आओ आओ, सौरभ के हाथ के स्वादिष्ट छोले पूरी खाओ। थोड़े और छोले डालना भाई इस प्लेट में। तुम्हारे छोले पूरी है ही इतने स्वादिष्ट। भैया स्वाद तो है, इसीलिए नाम है, और छोले खाना है तो मैं उसके भी पैसे लूंगा। इतना कहकर सौरभ ने उसे व्यक्ति को और दे दिए। भैया, इस गांव में रुकने की कोई व्यवस्था है क्या? कौन हो भाई तुम?
इस गांव में तो नए नए लग रहे हो। आपके इस गांव में पनाह की उम्मीद से आया हूँ। पास के ही गांव का रहने वाला हूँ। अगर आज रुकने का कोई व्यवस्था हो जाता तो मैं कल के लिए कुछ कर लूंगा। नहीं नहीं भाई, हम लोग आपके यहाँ पर नहीं रख सकते। गांव में अनजान लोगों को रखना सख्त मना है। अरे नहीं नहीं भैया, हम बहुत अच्छे आदमी हैं। वो तो किसी के माथे पर नहीं लिखा होता भैया कि कौन क्या है। पर हाँ, तुम्हारी इतनी मदद कर सकता हूँ। गांव के भूपेंद्र जी के पास जाओ, वे इस गांव के प्रधान हैं। वो तुमको कहीं रहने का अगर ठिकाना दे तो ठीक है। हाँ हाँ भाई, प्रधान जी के पास जो यहाँ उनका ही चलता है, वही तुमको रहने का कोई स्थान दे सकते हैं। ठीक है भैया, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिथिलेश उन लोगों को धन्यवाद देकर वहां से चला जाता है। तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम्हारे गांव के मुखिया ने तुम्हें निकाल दिया है ना? हाँ प्रधान जी, उनके पास अपना घर गिरवी रखा था। समय पर पैसे वापस नहीं कर पाया, इसीलिए उन्होंने मेरा सब कुछ छीन लिया। अच्छा, तो तुम्हें यहाँ रहने की अनुमति चाहिए। अनुमति की क्या जरूरत? तुम किसी के घर में किराए पर रह लो। नहीं नहीं प्रधान जी, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम नया घर किराए पर लेकर उसमें रह सके। अगर आपके पास कोई जगह है तो आप दे दीजिए, हम वहाँ पर झोपड़ी बनाकर रह लेंगे। हाँ, मैं तुम्हें अपनी जमीन या घर में तो जगह नहीं दे सकता, लेकिन पास ही एक जगह वो सरकारी जमीन है। अगर तुम चाहो तो वहाँ अपनी व्यवस्था करके रह सकते हो। उसकी चिंता आप मत कीजिए, कुछ ही दिनों में सब साफ सफाई करके उसे रौनक में ले आऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान। उसके बाद मिथिलेश और उसका परिवार जाकर सरकारी जमीन पर एक अपना छोटा सा घर जैसा बना लेते हैं। चलिए जी, रहने की तो व्यवस्था हो गई। अब आगे के लिए कुछ सोचा है आपने? क्या करेंगे? अभी तक कुछ नहीं सोचा। मैंने एक तरकीब निकाली है। अगर उस हिसाब से काम करें तो हमारा इस गांव में गुजर बसर हो जाएगा। क्या तरकीब है भाग्यवान? आपने देखा होगा उस छोले पूरी वाले आदमी के पास कितनी भीड़ लगाकर लोग छोले पूरी खा रहे थे। हम भी उनके जैसे छोले पूरी अगर लोगों को खिलाते हैं तो उससे हमारा भी घर चल जाएगा। ठीक कह रहे हो भाग्यवान, उसके इतना तो हमारे पास ग्राहक आएंगे नहीं, पर कुछ तो कमाई हो ही जाएगी। अब यहीं से हमारी कहानी नया मोड़ लेती है। मिथिलेश खुशी खुशी बाजार जाकर छोले पूरी बनाने का सामान ले आता है और अपना ठेला शुरू करता है। धीरे धीरे खाने की खुशबू और अच्छे व्यवहार की वजह से वहाँ भीड़ लगने लगती है। अरे भाई, अच्छा किया जो तुमने यहाँ पर अपना दुकान लगा लिया। सौरभ तो बड़े बदतमीजी से बातें करता है। हाँ भाई, मैंने एक बार उससे एक्स्ट्रा छोले क्या मांगे, उसने 10 रुपए ही जोड़ लिए। अरे यहाँ आप लोगों के लिए थोड़े से छोले और एक पूरी एक्स्ट्रा मिलती जाएगी, इससे हमें क्या ही घाटा होगा। ऐसे ही प्यार से बात करते करते कुछ ही दिनों में मिथिलेश का ठेला खूब चलने लगता है। अब पूरा गांव उसी के पास खाने आने लगता है। उधर सौरभ का धंधा गिरने लगता है। इस बंदे को जगह क्या दी? उसने तो मेरा धंधा ही मार दिया। लगता है जीजा से बात करनी पड़ेगी। ओ जीजा जी, कहाँ हो आप? क्या हुआ सौरभ, क्यों चिल्ला रहे हो? आपने ठीक नहीं किया जीजा जी, आपने मेरा धंधा बंद कर दिया। अरे क्या हुआ, साफ साफ बताओ। आपने उसको जगह दी और अब उसने मेरे जैसे ही छोले पूरी का दुकान खोल लिया। कम दाम में बेच रहा है, लोग उसी के पास जा रहे हैं। मुझे भी ये सब अच्छा नहीं लग रहा।
उसे इस गांव से निकालो वरना मैं दीदी से शिकायत कर दूंगा। अरे ठीक है, संभालता हूँ। कल ही चलते हैं उसके पास। अगले दिन मिथिलेश अपने ठेले पर ग्राहकों को संभाल रहा होता है। बेटा, मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो? मेरे पास पैसे नहीं है। अरे काका, आप खाओ ना, हमें पैसे की जरूरत नहीं है। हमारी भी कभी ऐसी हालत थी। कुछ देर बाद भाग्यवान, मैं बाजार जा रहा हूँ, आलू लेकर आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना। मिथिलेश चला जाता है और मधु दुकान संभालती है। तभी एक आदमी भागता हुआ आता है। बहन जी, मुझे छुपा लीजिए, कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। आपने ऐसा क्या किया है? लंबी कहानी है, पहले मुझे छुपा लीजिए। ठीक है, आप हमारे घर में छुप जाओ। कुछ समय बाद प्रधान और सौरभ वहां पहुंचते हैं। सुनो मिथिलेश, तुम्हें ये जगह खाली करनी होगी। लेकिन प्रधान जी, आपने ही तो रहने दिया था। रहने दिया था, हमेशा के लिए नहीं। अब जगह वापस करो। नहीं प्रधान जी, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ज्यादा चालाक मत बनो, गांव में हमारी चलती है। आखिरी बार कह रहा हूँ, जगह छोड़ दो वरना बुरा होगा। दोनों धमकी देकर चले जाते हैं। मिथिलेश घर लौटता है। क्या हुआ? प्रधान हमें निकालना चाहता है। तभी छुपा हुआ आदमी सामने आता है। मेरा नाम जगदीश है, मैं एक डाकू हूँ। डाकू? लेकिन मैं सिर्फ गलत लोगों को सजा देता हूँ। आपने मेरी मदद की है, अब मैं आपकी मदद करूंगा। बचा लो, मेरे जीजा को कुछ लोग उठा ले गए हैं। कौन लोग? वही लोग जिन्होंने मुझे धमकाया था, कृपया उन्हें बचा लो। मिथिलेश और मधु जंगल में जाते हैं और आवाज लगाते हैं। जगदीश आता है। कहो बहन, क्यों बुलाया? हमें प्रधान जी को छुड़वाना है। वही प्रधान जो तुम्हें निकाल रहा था? हाँ, लेकिन हम बदला नहीं लेना चाहते। जगदीश प्रभावित हो जाता है। डाकू प्रधान को छोड़ देते हैं। मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। कोई बात नहीं प्रधान जी, अब हम सब मिलकर रहेंगे। उस दिन के बाद सौरभ का घमंड टूट गया, प्रधान सुधर गया और मिथिलेश का परिवार खुशी से रहने लगा।